आज इस चैप्टर की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ कर रहा हूं। दो प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दोनों प्रदर्शन दिल्ली में हुए। दोनों के बीच 6 किलोमीटर की दूरी का फासला था बस। लेकिन दोनों की अहमियत इस देश के विपक्ष के लिए क्या है, आज आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। एक प्रदर्शन दिल्ली के उन छात्रों का है जो बेसमेंट में पानी भरने से मारे गए 3 बच्चों की मौत के बाद से पिछले 3 दिन से भूखे प्यासे सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने लिए सुरक्षित माहौल और गुनहगारों की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस देश के बड़े बड़े नेताओं को ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता कि ये छात्र क्या चाहते हैं, और इसलिए वहां कोई गया ही नहीं। दूसरा प्रदर्शन आज केजरीवाल जी की गिरती सेहत की चिंता में हुआ है। जिन नेताओं को छात्रों के मरने तक से फर्क नहीं पड़ता, वो केजरीवाल के गिरते वजन को लेकर इतने चिंतित हो गए कि आज जंतर मंतर पर बैठ गए साथ में और केजरीवाल के लिए आंसू बहा के आ गए। मतलब छात्र की मौत पे प्रायोरिटी नहीं है, केजरीवाल जी जेल में कितना 2 किलो 1 किलो वजन कम हो गया, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 छात्रों की मौत पर जिन नेताओं की आंख से एक आंसू की बूंद नहीं गिरी, वो आज केजरीवाल की सेहत को लेकर आंसू बहा रहे थे। हम तो छात्रों की भी बात करेंगे, उनका दर्द भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आज पूरा इंडी गठबंधन कैसे जंतर मंतर पर जमा हो गया। केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन की रैली में कांग्रेस, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, भगवंत मान, लेफ्ट की पार्टियां, संजय राउत, शरद पवार सब पहुंच गए। इन सभी के अंदर बड़ा दुख है कि केजरीवाल को फंसाया गया है और केजरीवाल की सेहत खराब होती जा रही है। इंडी गठबंधन की रैली से जमकर राजनीति की गई। आरोप लगाए गए कि मोदी सरकार केजरीवाल की हत्या करना चाहती है। जरा एक बार इंडी गठबंधन के नेताओं को सुन लीजिए, फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे आज इन लोगों ने हद कर दी। अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है, लेकिन आप देखिए कि किस लेवल पे ये पॉलिटिक्स चली गई है। इंडी गठबंधन के इस मन से जो बातें की गई, उसे सुनकर आप चकरा जाएंगे कि भाई ये राजनीति हो रही है, कॉमेडी हो रही है। और पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान को ही सुन लीजिए। भगवंत मान तो केजरीवाल की बात करते हुए रुआंसे हो गए, मतलब ऑलमोस्ट रो ही पड़े। सुनिए भगवंत मान। कहां जाएं फिर हम? सुप्रीम कोर्ट जाएं? कहां जाएं? बता तो दो कौन सी कोर्ट है, कहां जाएं? कौन सा वकील करें, बता तो दो। कसूर क्या हो गया, बता तो दो। क्या कसूर हो गया? स्कूल ही बना दिए यार। क्या कसूर हो गया यार? अस्पताल बना दिए यार। क्या कसूर हो गया यार? बिजली फ्री कर दी यार। भगवंत मान पूछ रहे हैं क्या कसूर हो गया। कसूर क्या हुआ, ये तो पूरा चार्जशीट में लिख के दे दिया गया है कोर्ट को, लेकिन उनको शायद पता नहीं। जिस जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन की रैली हुई और केजरीवाल के समर्थन में बड़े बड़े दावे किए गए, मोदी सरकार पर हमला किया गया, उस जंतर मंतर से 6 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर ओल्ड राजेंद्र नगर पड़ता है। जंतर मंतर से ओल्ड राजेंद्र नगर की दूरी 5 किलोमीटर या 5.8 किलोमीटर है, और जंतर मंतर से ओल्ड राजेंद्र नगर जाने में मात्र 16 मिनट का समय लगता है। क्या इंडी गठबंधन के नेता जो केजरीवाल के लिए जमा हो सकते हैं, वो ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर छात्रों से नहीं मिल सकते थे? ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले 3 दिन से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उमस भरी गर्मी में सड़क पर बैठे हैं। मामला दिल्ली का है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो इंडी गठबंधन के नेता उस मामले में ज्यादा सक्रिय ही नहीं है। कोई नहीं गया भाई। इंडी गठबंधन के नेता हादसे पर दुख तो जता रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का नाम तक नहीं ले पा रहे। और अब तो छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर देखिए और सोचिए कि क्या इन नेताओं को नहीं लगा कि वहां जाना चाहिए। हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्या उम्मीद है प्रशासन से? कब तक इस तरह से आप लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे? जैसा कि आप ये देख सकते हैं, 27 जुलाई की रात की बात है और आज 30 तारीख हो गई है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही किसी भी छात्र को, जो हमारे 5 लोग मारे गए हैं भाई बहन, उनकी कंपनसेशन दिया गया है। प्रॉब्लम इसके अभी आने वाले सितंबर में मेंस हैं, नेक्स्ट ईयर मई में हम लोगों का नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जितने भी छात्र बैठे हैं, उन सबको चिंता बहुत है और दबाव बहुत है। पर संविधान की किताब लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि संविधान हमें राइट टू लाइफ आर्टिकल 21A के तहत हमें राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। और यहाँ पर जो जितने इंस्टीट्यूट हैं हमारे राइट टू लाइफ पे आघात कर रहे हैं। जो अवध ओझा जी इतने बड़े बड़े
भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं, दिव्य कृति जी इतने बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, आज कहाँ है वो? क्यों नहीं आ रहे यूथ के बीच में? एमसीडी की मेयर शैली ओबराय वो कहाँ है? वो कहाँ है? गायब है। केजरीवाल जी का है। वैसे आप लोग अपनी पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए चीजें करते हैं, लेकिन आज जब युवा की बारी आई तो आप गायब हो गए। और हम लोग वोट बैंक नहीं, हम लोग बाहर से आए हुए बस इसलिए, तो बहुत शर्म की बात है। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो पूरा इंडी अलायंस संविधान लहराता फिरता है, उनको छात्र भी संविधान के जरिए जवाब दे रहे हैं कि हम भी राइट टू लाइफ चाहते हैं। 3 दिन से बच्चे सड़क पर हैं, लेकिन इन बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की पूरी मशीनरी यह साबित करने में जुट गई है कि कोचिंग में जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं, जिम्मेदारी एमसीडी की नहीं, आम आदमी पार्टी के हिसाब से हादसे की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली के एलजी की है या फिर पीएम मोदी की है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दिल्ली में जितने कोचिंग चल रहे हैं वहां बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं या लाइब्रेरी, ये देखने का काम एलजी का है या फिर पीएम मोदी का है। तो ये किस लिए सत्ता में बैठे हैं बॉस? दीजिए इस्तीफा, घर पे बैठिए ना, अगर एलजी और मोदी को ही देखना है सब कुछ। दिल्ली में जहां भी नाले जाम है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है, उसे हटाने की जिम्मेदारी एलजी की है या पीएम मोदी की है? इनका कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्रेडिट खाएंगे और उसके बाद सवाल पूछ लीजिए तो सब मोदी से पूछो, हमसे मत पूछो। गजब की राजनीति कर रहे हैं बॉस। बच्चे मर गए, इस समय तो कम से कम थोड़ी संवेदना दिखा दीजिए। निर्लज्जता से सब डाल दो एलजी पर। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी की, एलजी को बर्खास्त करने के नारे लगाए। संजय सिंह के हाथ में पोस्टर था जिसमें लिखा था छात्रों की हत्या की जिम्मेदार बीजेपी है। सुनिए जरा संजय सिंह को, फिर आपको बताऊंगा केजरीवाल की वो सच्चाई जो इंडी गठबंधन के नेता भी शायद ही जानते हो। जो घटना हुई वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर हमारे मंत्री पहले से ही नालों की सफाई की बात कर रहे थे, अगर हम लोग पहले से ही इस बात के लिए प्रयासरत थे, उसको आपने जानबूझ के इसलिए नहीं होने दिया कि सरकार को बदनाम करना था, दिल्ली वालों का जीवन नरक में डालना था, तो इसके लिए जिम्मेदारी तो सीधे सीधे एलजी की और मोदी सरकार की बनती है। अब आपको केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वो सच्चाई बताता हूं जो हैरान कर दी। अरविंद केजरीवाल के लिए जमा हुए इंडी गठबंधन को भी शायद ये सच्चाई नहीं पता हो, और इसका खुलासा सोमवार को केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान हुआ। सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में सोमवार को केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। पिछले 1 महीने में केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत मिले। केजरीवाल के खिलाफ सबूत देने वालों में आम आदमी पार्टी के ही नेता शामिल हैं। यह सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है कि जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ही आके बता रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या किया। सीबीआई दावा कर रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद नए सबूत मिले हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार अब सबूत दे रहे हैं। पंजाब से भी सबूत मिले हैं। सीबीआई ने यह भी कहा है कि जो लोग पहले सामने नहीं आ रहे थे वो अब सामने आ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत है। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने जांच पूरी करके चार्जशीट भी दायर कर दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन सीबीआई के इस दावे ने सभी को हैरान कर दिया कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग ही सीबीआई को सब बता रहे हैं। सीबीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ही केजरीवाल के खिलाफ सबूत ला के दे रहे हैं सीबीआई को, और यह बहुत बड़ा दावा है और इसने आम आदमी पार्टी में भी खलबली मचा दी। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और उसमें एक नाम बहुत ही चौंकाने वाला है और वो नाम है ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां यह हादसा हुआ। उसी के वहीं से विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे के बाद से ही दुर्गेश पाठक पर सवाल उठ रहे हैं और दुर्गेश पाठक के खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी तो एलजी और बीजेपी की है। लेकिन दुर्गेश पाठक अब शराब घोटाले के आरोपों में भी फंसते दिख रहे हैं। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट के मुताबिक दुर्गेश पाठक 2022 गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे। दुर्गेश पाठक पर शराब घोटाले का पैसा रिसीव करने का आरोप लगा। आरोप है कि दुर्गेश पाठक ने शराब कारोबारियों से कैश लिया था। उस कैश का पैसा आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इसी पैसे से आम आदमी पार्टी का गोवा में ग्राउंड लेवल पर काम मैनेज हो रहा था, यह आरोप लग रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां किसी नियम का पालन ही नहीं किया जा रहा। छात्रों की जिंदगी को खतरे में डालकर पढ़ाई की जा रही है। पतली और संकरी सीढ़ियों से छात्र कोचिंग जाते हैं और आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओल्ड राजेंद्र नगर ओवर क्राउडेड है
और अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कोचिंग वालों के पास कोई प्लान तक नहीं। देखिए जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए ये एक छोटा सा रास्ता है, करीब 1.5 फुट का ये रास्ता है और यहाँ से सीढ़ी ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो ऊपर जाते हैं और अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो बाहर निकलने की जगह जो है वो बिल्कुल नहीं बचती। मैं खुद यहाँ अगर चढ़ने की कोशिश करूँ तो ये खड़ा जीना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए सिर्फ यही जीना है और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अगर यहाँ पे कुछ भी हादसा हो जाए, जैसे हम पहले हमने देख चुके हैं कि मुखर्जी नगर इलाके में कई बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं और लोगों जो बच्चे हैं उनको निकलने के यहाँ पे जगह नहीं बचती। ना ये स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक है बल्कि यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनके लिए भी खतरनाक है। यहाँ पर ओवर क्राउडेड है सब कुछ, मतलब अगर लोकल 75,000 है तो फुटफॉल यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिला के 4-5 लाख का फुटफॉल है। अगर कुछ भी हादसा हो जाए तो इस त्रासदी को रोकना किसी के बस की नहीं है। हम इस चीज़ के लिए करीब 1.5 साल हो गया हमारे को पुलिस अथॉरिटीज़ के पास भी, MCD के पास भी जाके ये सब चीज़ उनको बतलाते रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी को बस एक ही काम आता है, LG को ब्लेम, चाहे दिल्ली में लोग मरते रहें। और ये एक बार नहीं, हर बार की बात है। हर बार यही बहाना है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सारी पावर LG के पास है। जब LG से जुड़ा मामला ना हो तो हरियाणा पे छोड़ डाल दो। जब पराली जलने का मामला होता था, पंजाब में अपनी सरकार नहीं थी तो पंजाब पे डाल दो। मतलब कुछ भी अपने पे सवाल आए तो ढूंढो, आसपास कोई तो होगा, उस पे फेंको, निकलो। लेकिन देखिए क्या हालत हो गई है दिल्ली की। पाठशाला में अगली क्लास, अखिलेश दिल्ली में। उधर यूपी विधानसभा में योगी ने चच्चा को गच्चा पर घेर दिया। लव जिहाद पर योगी का ऐसा प्रहार कि क्या अब धर्म परिवर्तन पर फुल स्टॉप लगेगा? अब इसका चर्चा। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग ही रौले में। कल उन्होंने अखिलेश यादव की ओबीसी पॉलिटिक्स की पोल खोलने वाली धुलाई की थी। आज उन्होंने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को विधानसभा में अपनी बातों से रगड़ दिया। अखिलेश यादव इधर दिल्ली में इंडी गठबंधन के लिए माहौल बनाते रह गए, उधर लखनऊ में सीएम योगी ने पूरे समाजवादी कुनबे और इंडी गठबंधन की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। योगी आदित्यनाथ इंडी गठबंधन के हर नैरेटिव को फुल टॉस बनाकर सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं। जो इंडी गठबंधन फेक नैरेटिव बनाकर योगी आदित्यनाथ की टीम में दरार डालने के सपने देख रहा था, अब योगी आदित्यनाथ उसी इंडी गठबंधन की दरार पर वार करने लगे, वो भी पूरी तरह बदले हुए अंदाज में। आज सीएम योगी ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे के बहाने अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में माता प्रसाद पांडे से कहा कि उन्होंने नेता विपक्ष की कुर्सी के मामले में अखिलेश के चच्चा शिवपाल यादव को गच्चा दे दिया। सीएम योगी के इस वार पर अखिलेश यादव किस तरह तिलमिला उठे और शिवपाल यादव ने क्या कबूल किया, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले जरा सीएम योगी को सुनिए। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अखिलेश यादव के चाचा पर सीएम योगी के इस बयान पर विधानसभा में खूब ठहाके लगे, लेकिन सीएम योगी का यह तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा, क्योंकि शिवपाल यादव जब सीएम योगी की बात का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो बातों बातों में पहली बार यह मान भी लिया कि वो 3 साल तक बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ के गच्चा वाले बयान पर शिवपाल यादव ने क्या बता दिया और किस तरह उनके बयान पर विधानसभा में ठहाके गूंज गए। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, आप सब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई
और फिर अब देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। अब शिवपाल यादव बाद में कितना ही घुमाए, शुरू में तो निकल गया कि 3 साल टच में थे, लेकिन गच्चा तो बीजेपी ने भी दिया। खैर, शिवपाल यादव सीएम योगी की जिस बात का जवाब दे रहे थे, सीएम योगी ने वो बात ऐसे ही नहीं कही। सीएम योगी के विरोधी पिछले 15 दिन से खूब प्रचार कर रहे थे कि यूपी में सब ठीक नहीं। योगी और उनके डिप्टी सीएम के बीच बहुत खटपट है, लखनऊ और दिल्ली के बीच बहुत खटपट है। अब इसी दांव से योगी ने भी अखिलेश और उनके चच्चा के मामले में लपेट लिया उनको कि चच्चा को गच्चे पे गच्चा मिल रहा है। लेकिन यह दांव अभी और चलने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार ये बोल रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब ठीक नहीं, एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं किया जा रहा। आज अखिलेश यादव तो दिल्ली में थे लोकसभा में, लेकिन अखिलेश ने यहां इसको फिर से उठाया इस मुद्दे को। देखिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। वैसे तो अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं और जो वीडियो खूब चलाया गया था कि सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच नमस्ते नहीं हुई, वो बात झूठी निकली थी। ये हमने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया। लेकिन आज यूपी विधानसभा में चच्चा और गच्चा का मुद्दा क्यों उठा और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नेता विपक्ष पद के बहाने क्यों कहा कि अखिलेश के चच्चा शिवपाल हमेशा गच्चा खा जाते हैं, ये भी समझिए। दरअसल साल 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से सभी मंत्रालय छीन लिए थे। शिवपाल यादव के गुट के मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया था। शिवपाल के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी पद से हटा दिया गया था। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने शिवपाल यादव के खास लोगों को टिकट तक नहीं दिया। नाराज होकर शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी ही छोड़ दी थी। साल 2018 में अखिलेश यादव से मनमुटाव के बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। साल 2022 में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश और शिवपाल दोनों में मतभेद सामने आए। अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया, शिवपाल यादव ने खुलकर यशवंत सिन्हा का विरोध किया। शिवपाल ने अखिलेश पर सम्मान न देने के आरोप लगाए। अखिलेश ने कह दिया कि जहां ज्यादा सम्मान वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हालांकि इसी साल विधानसभा चुनाव में दोनों एक बार फिर साथ आए। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश और शिवपाल ने कई मौकों पर मंच शेयर किया। ऐसे में अटकलें लगने लगी थी कि अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद चाचा शिवपाल यादव को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिलेगा। लेकिन अखिलेश ने अचानक माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। इसलिए आज सीएम योगी ने शिवपाल यादव को गच्चा दिए जाने की बात कही। अखिलेश यादव पर चाचा को गच्चा देने का आरोप सीएम योगी ने लखनऊ में लगाया, लेकिन इसकी टीस दिल्ली में मौजूद अखिलेश यादव के बयान में साफ दी। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए, फिर वही रटी रटाई बात करने लगे कि जो योगी के सहयोगी हैं वो गच्चा दे रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान सुनिए, फिर आपको योगी आदित्यनाथ के उस एक्शन के बारे में बताऊंगा जिसने इंडी गठबंधन के और भी ज्यादा होश उड़ा दिया। चाचा को धक्का नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। यानी दोनों तरफ से मामला चल रहा है, लेकिन इधर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता चच्चा गच्चा में उलझे रह गए। उधर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवैध धर्मांतरण पर नकेल कसने का पक्का इंतजाम कर दिया। यूपी विधानसभा में आज लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए नया बिल पास हो गया, जिसके कानून बनते ही लव जिहाद के मामले में शामिल लोगों को पूरी उम्र अब जेल में गुजारनी पड़ सकती है। यूपी में लव जिहाद को लेकर लाए गए नए कानून में किन चीजों को अपराध माना गया है वो आपको विस्तार से बताता हूं। पहला, पहचान छुपाकर शादी करना अपराध माना गया है। दूसरा, छुपकर धर्म परिवर्तन करना, यानी अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी। तीसरा, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, यह भी अपराध है। और बल प्रयोग से शादी करना, यह भी अपराध है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, यह भी अपराध की कैटेगरी में आ गया है।
योगी सरकार की दलील है कि पुराने कानून की कुछ कमजोरियों की वजह से राज्य में अवैध धर्मांतरण के मामलों में रोक नहीं लग पा रही थी, इसलिए नए कानून में ऐसे सख्त प्रावधान किए गए हैं कि कोई अवैध धर्म परिवर्तन के बारे में सोच नहीं पाएगा। आप भी नए और पुराने कानून का अंतर समझिए। नया कानून कहता है कि दोषी पाए जाने पर अधिकतम उम्र कैद जो है वो पुराने कानून में अधिकतम 10 साल की थी, लेकिन नए कानून में अब ये जो है उम्र कैद कर दी गई। अच्छा, कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर अब दर्ज करा सकता है। पुराने कानून में था कि पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी रही थी। नया कानून कहता है कि लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट नहीं करेगी। पुराना कानून कहता है कि निचली अदालतों में भी सुनवाई हो सकती है। नया कानून कहता है कि लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। पुराना कानून कहता है कि सरकारी वकील को मौका दिए जाने का प्रावधान ही नहीं था। नए कानून के मुताबिक सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। पुराना कानून कहता है कि जमानत मिलने का प्रावधान था, यानी अब जमानत मिलना मुश्किल है, सरकारी वकील से को बिना सुने जमानत मिलना मुश्किल है, और अब कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब यह भी जान लीजिए कि धर्म परिवर्तन को लेकर बनाए गए नए कानून में अलग अलग मामलों के लिए कितनी सजा तय की गई। जैसे नाबालिग SC/ST महिला के धर्म परिवर्तन पर पहले 2 से 10 साल की सजा थी और 25,000 का जुर्माना था। अब इसे 5 साल की उम्र कैद तक की 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा कर दिया गया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर पहले 3 से 10 साल की सजा मिलती थी और 50,000 का जुर्माने का प्रावधान। अब 5 साल से उम्र कैद तक की सजा है और 1 लाख का जुर्माना है। धोखे से धर्म परिवर्तन या शादी कराने पर पहले 1 से 5 साल की सजा थी और 15,000 का जुर्माना था। अब 3 से लेकर 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर पहले कोई प्रावधान ही नहीं था, अब उम्र कैद तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। लेकिन इंडी गठबंधन के साथ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी ये एजेंडा फैलाने में जुट गए कि नया कानून मुसलमानों को डराने के लिए लाया जा रहा है। हर चीज में मुसलमान को डराने का मामला ये लोग ले आते हैं। जो लोग अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ के नए कानून पर सवाल उठा रहे हैं, उसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अवैध धर्मांतरण यूपी ही नहीं देश के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। हाल ही में यूपी में अवैध धर्मांतरण के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यूपी में भोले भाले गरीबों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर ऐसा ही धर्मांतरण जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान साफ कर चुका है कि यह गंभीर मुद्दा है और देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के बाद से अब तक यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध धर्मांतरण को लेकर 170 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें 700 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें धर्म परिवर्तन को लेकर बनाया गया कानून लागू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऐसे मामलों में गैंगस्टर एक्ट और दूसरी धाराओं में केस दर्ज करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इसमें तो धर्मांतरण की बात है, ये तो कहा ही नहीं गया कि हिंदू को मुसलमान या हिंदू को सिख या हिंदू को ईसाई या हिंदू को कुछ भी बनाने पर है। भाई कोई मुसलमान का भी धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको भी सजा होगी। हर चीज मुसलमान के अगेंस्ट कैसे हो जाती? आप ये सब समझते रहिएगा, लेकिन उससे अलग एक और चीज समझिए। अगला चैप्टर, 8,500 करोड़ की कमाई, बैंकों ने आपके अकाउंट से भी तो पैसा नहीं काट लिया है। इनकम टैक्स पर वो खबर जिसे देखकर बड़ा शौक लगेगा। अब इसका चैप्टर, यहां आम आदमी बजट में इनकम टैक्स में बड़ी छूट न मिलने की निराशा से उबर नहीं पाया, और आज एक दूसरी ऐसी खबर आ गई जिसे सुनिएगा तो दिल बैठने लगेगा। आपने बूंद बूंद से सागर भरने की कहावत सुनी होगी, लेकिन बूंद बूंद वाला पैसा आपका होगा और सागर रूपी खजाना किसी और का भरेगा, यह आपने नहीं सुना होगा। लेकिन यह हो रहा है। सरकार तो भर भर के टैक्स वसूल ही रही है, आपके अपने दसियों खर्च है सो अलग। उधर आपके जो बचा हुआ पैसा है थोड़ा बहुत, उसे निचोड़ने के लिए देश के बड़े बड़े बैंकों ने अजब ही सिस्टम बना रखा है। आप ये तो जानते होंगे कि बैंक कहते हैं कि हमारे यहां खाता खोलना है, रखना है, तो इतना मिनिमम बैलेंस तो बैंक के अकाउंट में रखना ही होगा। लेकिन बॉस, उस मिनिमम बैलेंस के नाम पर ऑलरेडी मुनाफे में चल रहे बैंक कैसे आपकी थोड़ी सी बची हुई कमाई से भी और मुनाफा कमा रहे हैं, सुनिएगा तो सदमे में चले जाइएगा। आपको यह सुनकर बहुत तगड़ा झटका लगेगा कि देश की 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के नाम पर पेनल्टी लगाकर करीब 8,500 करोड़ रुपए वसूले। 8,500 करोड़ रुपए। जैसे ही आपके बैंक खाते में से मिनिमम बैलेंस से राशि कम होती है,
वैसे ही बैंक आपके खाते से पेनल्टी के रूप में कभी 100 रुपया, कभी 150, 250, जिसका जो चार्ज हो वो काट लेता है। और यही 100, 150 वाली बूंद बूंद से जो पेनल्टी इकट्ठा हुई है, उससे सरकारी बैंकों का खजाना 8,500 करोड़ रुपए भर गया है। बल्कि मोटा मुनाफा छापने वाले बैंक भी कर रहे हैं, लेकिन कमाई का चुन्नू सा मौका छोड़ने को तैयार नहीं है वो। दरअसल संसद में आजकल बजट सत्र पर चर्चा चल रही है। इसमें एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी कि देश की 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नाम पर पेनल्टी लगाकर पिछले 5 साल में करीब 8,500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान 8,500 करोड़ रुपए की यह वसूली की। इसके अलावा पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38% बढ़ गई। और आपको यह चिंता हो रही होगी कि कहीं आपके अकाउंट से भी तो पैसा नहीं कट रहा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इन सरकारी बैंकों ने पिछले 5 साल में किस तरह पेनल्टी लगाकर 8,500 करोड़ रुपए की कमाई की, पहले यह समझिए। 2019-20 में इन बैंकों ने 1,738 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला कि भाई तुमने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, इतना जुर्माना दो। 2020-21 में यह जुर्माने की राशि 1,142 करोड़ रुपए थी। 21-22 में बढ़कर 1,429 करोड़ रुपए हो गए। 22-23 में बढ़कर 1,855 करोड़ रुपए का जुर्माना इन लोगों ने वसूल लिया और 23-24 में तो 2,331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल लिया। यानी ये वो कमाई है जिसके लिए इन बैंकों को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मार्केटिंग पर भी कुछ नहीं खर्च करना पड़ा। जैसे ही बैंक के सिस्टम को पता चला कि आपके बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस से पैसा कम हुआ है, वैसे ही अमाउंट खट से कट गया। काटते चले जा रहे हैं बॉस। अब जरा उन बड़ी सरकारी बैंकों के नाम भी सुन लीजिए जिन्होंने पिछले 5 साल में आपके खातों पर पेनल्टी लगाकर आप अपने खजाने भरे। इसमें 2019-20 से लेकर 2023-24 के दौरान पेनल्टी जो लगी, पंजाब नेशनल बैंक ने 1,538 करोड़ रुपए कमाए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,250 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक ने 1,466 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल ली, कैनरा बैंक ने 1,158 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया ने 827 करोड़ रुपए कमाए मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाकर। इसके अलावा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-20 में 640 करोड़ रुपए कमाए थे, क्योंकि इसके बाद एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाना ही बंद कर दिया था। अब आप सोचिए कि अगर देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने पेनल्टी बंद ना की होती तो यह आंकड़ा कहां जाके रुकता। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि सरकारी बैंक पेनल्टी वाली यह कमाई तब कर रहे हैं जब इन बैंकों का मुनाफा 4 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पिछले 3 साल में इन बैंकों ने किस तरह ताबड़तोड़ कमाई है, आप सुनिए। आपको हैरानी होगी कि बॉस ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर और आरबीआई इसको देखता क्यों नहीं है। सरकारी बैंक जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन सरकारी बैंकों का आंकड़ा जिनका है वो है 12 सरकारी बैंकों की बात हो रही। मिनिमम बैलेंस को लेकर पेनल्टी जो है, ये इन्होंने पेनल्टी कितनी लगाई, 8,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल सकते हैं लोगों से कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो लाओ पैसा लो। 8,500 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में। और 2024 में आपको यह आंकड़ा बता रहा हूं, सरकारी बैंक का प्रॉफिट कितना था आपको पता है? इन सरकारी बैंकों का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट सुनिए अभी आप, 1,41,000 और 203 करोड़ रुपए, इतने मुनाफे में चल रहे हैं ये बैंक। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है और पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 4.5 गुना है। बॉस आपका मुनाफा खत्म नहीं हो रहा और यहां आम आदमी जो है वो किसी तरह से थोड़ा पैसा बचाता है और वो भी जरा सा नीचे चले जाए तो आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे पैसा काट ले रहे हैं पेनल्टी लगाकर। आरबीआई क्या कर रही है बॉस? एसबीआई अगर मिनिमम बैलेंस पे पेनल्टी खत्म कर सकती है तो ये बैंक क्यों नहीं कर सकते? इतना ही नहीं, आम आदमी या मिडिल क्लास की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी वसूल ले रहे हैं। मिडिल क्लास जो कमा रहा है उसमें भी बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है। यानी कमाई पर टैक्स अलग, और इस कमाई को बैंक में ना रखो, उसमें मिनिमम बैलेंस से नीचे चला गया तो बैंक की पेनल्टी अलग। मिडिल क्लास की हालत टैक्स देकर आज की डेट में क्या हो गई है?
आप इसी से समझ लीजिए कि सरकार के डायरेक्ट टैक्स का बड़ा हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है भाई। आप देखिए क्या हालत हो गई है। जो टैक्स सरकार वसूल रही है, टैक्स वसूली का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बता रहा हूं आपको कि सरकार ने क्या वसूली की है टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की। अब इसमें आप देखिए जो ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्प टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला गया, उसके तहत जो सरकार को कमाई हुई वो हुई 11,32,000 करोड़ रुपए, 11.32 लाख करोड़ रुपए। और जो ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स यानी वो रकम जो आप और हम बढ़ते हैं, सैलरीड क्लास बढ़ता है, वो उससे सरकार ने कितना कमाया? 12 लाख करोड़ रुपए बॉस। यानी जो कंपनियां टैक्स भर रही हैं उससे ज्यादा सरकार को कमाई पर्सनल इनकम टैक्स से हो रही है, यानी आपके हमारे इनकम टैक्स भरने से हो रही है। और इसमें भी ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनकी कमाई 1 लाख से 10 लाख के बीच की है, क्योंकि 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाने वालों का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 38% है इस इनकम टैक्स में, 12 लाख करोड़। तो ये 38% निकालिएगा तो ये करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। तो जो लोग 10 लाख रुपए से तक कमा रहे हैं वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स में, जो पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। बॉस कुछ तो सोचिएगा। मतलब कमा कर लाओ तो पहले बड़ा हिस्सा सरकार को दे दो, उसके बाद बाकी का हिस्सा घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दो, और जब बैंक में कुछ बचे नहीं तो बैंक वाले पेनल्टी ठोक देंगे, तुमने खाते में पैसे क्यों नहीं रखे। गजब ही हिसाब चल रहा है बॉस। आदमी जिए कि क्या करे, कैसे? आप देखिए कि जिन सरकारी बैंकों ने यह पेनल्टी वसूली है कि वो खातों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर 500 से 2000 रुपए रखवाती हैं, लेकिन ये लोग अपने खातों में इतनी मामूली सी रकम भी नहीं रख पा रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि लोग किसी काम के लिए ना निकाल रहे होंगे। अब इन लोगों से पेनल्टी भी वसूल ली जाए तो कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है उन पर, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। और मुझे उम्मीद है कम से कम सरकार तो सोचे, कम से कम आरबीआई तो सोचे कि वैसे ही आम आदमी के पास पैसा कम बच रहा है, उसको भी तुम मिनिमम बैलेंस के नाम पर उसमें पेनल्टी ठोक दो। क्या ही चल रहा है बॉस। खैर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और आपसे जुड़ी हुई खबर, हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। एक लड़के से एक बच्चे की मौत की खबर आई है, लेकिन वो खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक के बाद बताऊंगा। बल्कि मोटा मुनाफा छापने वाले बैंक भी कर रहे हैं, लेकिन कमाई का चुन्नू सा मौका छोड़ने को तैयार नहीं है वो। दरअसल संसद में आजकल बजट सत्र पर चर्चा चल रही है। इसमें एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी कि देश की 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नाम पर पेनल्टी लगाकर पिछले 5 साल में करीब 8,500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान 8,500 करोड़ रुपए की यह वसूली की। इसके अलावा पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38% बढ़ गई। और आपको यह चिंता हो रही होगी कि कहीं आपके अकाउंट से भी तो पैसा नहीं कट रहा है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन इन सरकारी बैंकों ने पिछले 5 साल में किस तरह पेनल्टी लगाकर 8,500 करोड़ रुपए की कमाई की, पहले यह समझिए। 2019-20 में इन बैंकों ने 1,738 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला कि भाई तुमने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, इतना जुर्माना दो। 2020-21 में यह जुर्माने की राशि 1,142 करोड़ रुपए थी। 21-22 में बढ़कर 1,429 करोड़ रुपए हो गए। 22-23 में बढ़कर 1,855 करोड़ रुपए का जुर्माना इन लोगों ने वसूल लिया, और 23-24 में तो 2,331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल लिया। यानी ये वो कमाई है जिसके लिए इन बैंकों को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मार्केटिंग पर भी कुछ नहीं खर्च करना पड़ा। जैसे ही बैंक के सिस्टम को पता चला कि आपके बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस से पैसा कम हुआ है, वैसे ही अमाउंट खट से कट गया। काटते चले जा रहे हैं बॉस। अब जरा उन बड़ी सरकारी बैंकों के नाम भी सुन लीजिए जिन्होंने पिछले 5 साल में आपके खातों पर पेनल्टी लगाकर आप अपने खजाने भरे। इसमें 2019-20 से लेकर 2023-24 के दौरान पेनल्टी जो लगी, पंजाब नेशनल बैंक ने 1,538 करोड़ रुपए कमाए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,250 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक ने 1,466 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल ली, कैनरा बैंक ने 1,158 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया ने 827 करोड़ रुपए कमाए मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाकर।
इसके अलावा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-20 में 640 करोड़ रुपए कमाए थे, क्योंकि इसके बाद एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाना ही बंद कर दिया था। अब आप सोचिए कि अगर देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने पेनल्टी बंद ना की होती तो यह आंकड़ा कहां जाके रुकता। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि सरकारी बैंक पेनल्टी वाली ये कमाई तब कर रहे हैं जब इन बैंकों का मुनाफा 4 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पिछले 3 साल में इन बैंकों ने किस तरह ताबड़तोड़ कमाई है, आप सुनिए, आपको हैरानी होगी कि बॉस ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर और आरबीआई इसको देखता क्यों नहीं है। सरकारी बैंक जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन सरकारी बैंकों का आंकड़ा जिनका है वो है 12 सरकारी बैंकों की बात हो रही। मिनिमम बैलेंस को लेकर पेनल्टी जो है, ये इन्होंने पेनल्टी कितनी लगाई, 8,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल सकते हैं लोगों से कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो लाओ पैसा लो। 8,500 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में। और 2024 में आपको यह आंकड़ा बता रहा हूं, सरकारी बैंक का प्रॉफिट कितना था आपको पता है? इन सरकारी बैंकों का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट सुनिए अभी आप, 1,41,000 और 203 करोड़ रुपए, इतने मुनाफे में चल रहे हैं ये बैंक। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है और पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 4.5 गुना है। बॉस आपका मुनाफा खत्म नहीं हो रहा और यहां आम आदमी जो है वो किसी तरह से थोड़ा पैसा बचाता है और वो भी जरा सा नीचे चले जाए तो आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे पैसा काट ले रहे हैं पेनल्टी लगाकर। आरबीआई क्या कर रही है बॉस? एसबीआई अगर मिनिमम बैलेंस पे पेनल्टी खत्म कर सकती है तो ये बैंक क्यों नहीं कर सकते? इतना ही नहीं, आम आदमी या मिडिल क्लास की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी वसूल ले रहे हैं। मिडिल क्लास जो कमा रहा है उसमें भी बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है, यानी कमाई पर टैक्स अलग, और इस कमाई को बैंक में ना रखो, उसमें मिनिमम बैलेंस से नीचे चला गया तो बैंक की पेनल्टी अलग। मिडिल क्लास की हालत टैक्स देकर आज की डेट में क्या हो गई है, आप इसी से समझ लीजिए कि सरकार के डायरेक्ट टैक्स का बड़ा हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। भाई आप देखिए क्या हालत हो गई है, जो टैक्स सरकार वसूल रही है, टैक्स वसूली का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बता रहा हूं कि सरकार ने क्या वसूली की है टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की। अब इसमें आप देखिए जो ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्प टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला गया, उसके तहत जो सरकार को कमाई हुई वो हुई 11,32,000 करोड़ रुपए, 11.32 लाख करोड़ रुपए। और जो ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स यानी वो रकम जो आप और हम बढ़ते हैं, सैलरीड क्लास बढ़ता है, वो उससे सरकार ने कितना कमाया, 12 लाख करोड़ रुपए बॉस। यानी जो कंपनियां टैक्स भर रही हैं उससे ज्यादा सरकार को कमाई पर्सनल इनकम टैक्स से हो रही है, यानी आपके हमारे इनकम टैक्स भरने से हो रही है। और इसमें भी ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनकी कमाई 1 लाख से 10 लाख के बीच की है, क्योंकि 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाने वालों का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 38% है इस इनकम टैक्स में, 12 लाख करोड़। तो ये 38% निकालिएगा तो ये करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। तो जो लोग 10 लाख रुपए से तक कमा रहे हैं वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स में, जो पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। बॉस कुछ तो सोचिएगा, मतलब कमा कर लाओ तो पहले बड़ा हिस्सा सरकार को दे दो, उसके बाद बाकी का हिस्सा घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दो, और जब बैंक में कुछ बचे नहीं तो बैंक वाले पेनल्टी ठोक देंगे, तुमने खाते में पैसे क्यों नहीं रखे। गजब ही हिसाब चल रहा है बॉस, आदमी जिए कि क्या करे, कैसे? आप देखिए कि जिन सरकारी बैंकों ने यह पेनल्टी वसूली है कि वो खातों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर 500 से 2,000 रुपए रखवाती हैं, लेकिन ये लोग अपने खातों में इतनी मामूली सी रकम भी नहीं रख पा रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि लोग किसी काम के लिए ना निकाल रहे होंगे। अब इन लोगों से पेनल्टी भी वसूल ली जाए तो कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है उन पर, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। और मुझे उम्मीद है कम से कम सरकार तो सोचे, कम से कम आरबीआई तो सोचे कि वैसे ही आम आदमी के पास पैसा कम बच रहा है,
उसको भी तुम मिनिमम बैलेंस के नाम पर उसमें पेनल्टी ठोक दो। क्या ही चल रहा है बॉस। कह रहे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और आपसे जुड़ी हुई खबर, हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। एक लड़के से एक बच्चे की मौत की खबर आई है, लेकिन वो खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद बताऊंगा।